हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट सितंबर 2023 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से दोस्तों एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज का मॉक टेस्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। और अगर हम बात करें कि इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो दोस्तों क्लास 6 की एनसीईआरटी से ज्योग्राफी का दोस्तों चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास की आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों आज के लिए पहला प्रश्न प्रश्न नंबर 16 रहने वाला है। तो दोस्तों प्रश्न को शुरू करने से पहले आप सभी एक कॉफ़ी और पेन ले लेंगे। और कॉफ़ी में दोस्तों इस प्रकार से आप क्या 1 से 15 तक क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, मान लो जैसे दोस्तों हम प्रश्न नंबर 16 17 कर रहे हैं और वो आपके सही हो जाते हैं, तो सही प्रश्न के आगे इस प्रकार से टिक लगाते जाएंगे। और क्लास के अंत में आप पाएंगे कि आपके 15 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा करने से दोस्तों आपको फायदा ये होगा कि आप अपने स्वयं की तैयारी का स्वयं से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास की आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। हमें ऑप्शन दिया गया है 90, 66 और 360 और 180। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा हम थोड़ा चित्र में समझ लेते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ये हो जाएगी जो हमारा ग्लोब है, और ग्लोब को जो दो बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली जो दोस्तों रेखा है, इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और इसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसी को दोस्तों हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। और इसी को दोस्तों हम इक्वेटर भी कहते हैं। तो दोस्तों भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं होती है, 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में। और इसी प्रकार से दोस्तों 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तो दोस्तों 90 और 90 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा दोस्तों, 180। तो दोस्तों अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 180 होती है। लेकिन अगर दोस्तों हमें ऑप्शन में 181 दिया गया हो, तो दोस्तों सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा, 181 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमने 90 अक्षांश रेखाओं को तो उत्तरी गोलार्ध में गिन लिया, और इसी प्रकार से 90 अक्षांश रेखाएं हमने दक्षिणी गोलार्ध में गिन ली। ठीक है, और कितनी हो गई, 180। और हमने दोस्तों भूमध्य रेखा को ना तो उत्तरी गोलार्ध में गिना, ना ही दक्षिणी गोलार्ध में गिना। तो अगर हमें ऑप्शन में 181 दिया गया हो, तो सबसे सही आंसर दोस्तों 181 ही होने वाला है। तो इस प्रश्न में दोस्तों हमें 181 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 180 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि 360, 180, 90 और 480। तो आइए इसे भी दोस्तों हम थोड़ा सा चित्र में समझ लेते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों ग्लोब, और ग्लोब पर जो दोस्तों ये डॉट डॉट वाली लाइन दिख रही होगी आपको, इसे कहते हैं प्रमुख यामोत्तर। तो दोस्तों प्रमुख यामोत्तर से पूर्वी गोलार्ध में 180 देशांतर रेखाएं दोस्तों कहाँ, पूर्वी गोलार्ध में होती है। और इसी प्रकार से दोस्तों 180 देशांतर रेखाएं दोस्तों कहाँ, पश्चिमी गोलार्ध में होती है। तो दोस्तों 180 और 180 कितना हो जाएगा दोस्तों, 360 हो जाएगा। तो दोस्तों देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 होती है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का जो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 360 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के कटिबंधीय क्षेत्र को कहा जाता है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आइए समझते हैं चित्र में कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये वाली हो जाएगी भूमध्य रेखा, और ये वाली हो जाएगी कर्क रेखा, और ये वाली हो जाएगी मकर रेखा। तो दोस्तों हमें पूछा गया है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाए कि कर्क रेखा
और आर्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। और इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जा सकता है कि मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को, जो दोस्तों ये वाला क्षेत्र देख रहे होंगे आप, तो इसे कहते हैं दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इसी प्रकार से दोस्तों इसे भी क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब होता है शीतोष्ण। तो दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब होता है शीत, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो शीत प्लस उष्ण। तो दोस्तों जहां पे ठंडा मौसम भी है और गर्मी वाला मौसम भी है, शीत प्लस उष्ण दोनों ही मिक्स वाला मौसम है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों गर्मी, उष्ण का मतलब गर्मी, गर्मी वाला क्षेत्र, ठीक है। और वहीं पे दोस्तों एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, शीत कटिबंधीय। तो ये वो वाला क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों आर्कटिक वृत्त से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, और इसी प्रकार से दोस्तों अंटार्कटिक रेखा से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्षेत्र को कहा जाता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा कि शीत का मतलब ठंडा, ठंडा क्षेत्र, ठीक है। और ठंडा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सूर्य की किरणें साल भर में कैसी पड़ती है, तिरछी पड़ती है, इसलिए दोस्तों ये क्षेत्र कैसा होता है, ठंडा होता है। और अगर हम बात करें दोस्तों उष्णकटिबंधीय की, तो यहाँ पे साल भर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, साल भर में गर्मी वाला मौसम होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं आशा ही नहीं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आपको इस प्रश्न का सही जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाना है, उष्णकटिबंधीय। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। दोस्तों हम पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करने वाला वृत्त, या 0 डिग्री अक्षांश को, या 23.5 या 23 डिग्री अक्षांश वृत्त को, या 90 डिग्री अक्षांश वृत्त को कहते हैं। तो दोस्तों प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं, तो आइए समझते हैं दोस्तों इसको चित्र में। तो दोस्तों ये हो जाएगा क्या, सूर्य, और ये हो जाएगी हमारी पृथ्वी। तो दोस्तों जो भाग सूर्य के, जो हमारे पृथ्वी का भाग सूर्य के सामने पड़ता है, तो वहां पे क्या होना है दोस्तों, दिन होना है। और जो सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, रात होती है, ठीक है। अब बात आती है कि प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करने वाला जो दोस्तों ये वाला वृत्त है, तो प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं, जो दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करने वाला वृत्त होता है, तो दोस्तों उसे ही क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों जैसे मान लो कि अभी 24 घंटे बाद ये क्या हो जाता है, जो पीछे वाला भाग है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ये क्या होता रहता है, रोटेट होता रहता है। और ये घूर्णन काल कितना होता है दोस्तों, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन काल 24 घंटे। तो दोस्तों इसीलिए 24 घंटे का ही एक दिन होता है, ठीक है। ये देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या घूम रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी घूमेगी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा कि प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करने वाला वृत्त को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। तो दोस्तों प्रश्न है कि भारत का मानक समय, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं कि 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि भारत का मानक समय कितना है, तो दोस्तों भारत का मानक समय हो जाएगा दोस्तों कितना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये आप देख पा रहे होंगे। और कहाँ से लिया गया, अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भारत का मानक समय है वो कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों ये मिर्जापुर, कहाँ से दोस्तों, मिर्जापुर से लिया गया है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
और इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच से कितना आगे है। तो दोस्तों हमारा मानक समय 82.5 डिग्री है, ये ग्रीनविच से कितना घंटे आगे हैं? तो दोस्तों 5.5 घंटे आगे हैं। कितना? 5.5 घंटे आगे हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्रिड किसका जाल है। कि प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि ग्रिड किसका जाल है, और ये प्रश्न दोस्तों सीटेट में पूछा गया है। ठीक है, ग्रिड किसका जाल है या ग्रिड जाल किसे कहा जाता है। तो हमें कथन दिए गए हैं कि केवल अक्षांश रेखाओं को या केवल देशांतर रेखाओं का जाल या अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल। तो दोस्तों आइए समझते हैं इसको चित्र में। तो दोस्तों ये आप ग्लोब को देख पा रहे होंगे, और ग्लोब पर जो दोस्तों ये पड़ी हुई रेखा है इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, और जो दोस्तों ये खड़े में रेखाएं हैं इसको हम दूसरे पेन से दर्शाते हैं। जो खड़े में दोस्तों ये रेखाएं हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। और हमें प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों ग्रिड जाल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा बनाए गए जो दोस्तों ये जाल हैं, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्रिड जाल कहा जाता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि ग्रिड जाल किसे कहा जाता है, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा बनाए गए जाल को ही क्या कहा जाता है? ग्रिड जाल कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का जो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा तो कथन सी इसका सही जवाब है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? ग्रिड जाल कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। तो दोस्तों पेन को चेंज कर लेते हैं, रेड वाले को रख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365, 366 और 356 और 266 हमें प्रश्न दिए गए हैं कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो दोस्तों इसका सही जवाब तो क्या हो जाएगा? 366। और एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों? तो 365 होते हैं। तो बात आती है कि एक सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष में जो ये दिन का अंतर हो रहा है, एक दिन बढ़ रहा है, तो ये कैसे बढ़ता है? तो दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर, ये हो जाएगा दोस्तों सूर्य, और हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में, जैसे दोस्तों हमारी पृथ्वी यहाँ से घूमना शुरू करें सूर्य के परिक्रमा, ठीक है, तो दोस्तों कितने दिन में लगाती है? तो हमारी पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमण का या एक चक्कर 365 दिन और 5 घंटे, इसको सारे को दोस्तों मैं मिटा देता हूं। तो हमारी पृथ्वी सूर्य का जो एक चक्कर लगाती है तो 365 दिन और 5 घंटे और 48 मिनट और दोस्तों 46 सेकंड में लगाती है। ठीक है, और हम सुविधा के लिए दोस्तों क्या बोल देते हैं? सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? 365 दिन में। और इनको हम क्या कर देते हैं? इनको हम छोड़ देते हैं, इनकी गणना हम नहीं करते हैं। तो ऐसा करने से दोस्तों जब हम इनकी गणना नहीं करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि भाई हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने में? 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट, तब तो ये गणना में आ जाता, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं इनकी गणना। तो दोस्तों इसीलिए ये जो लगभग आप कितना देख रहे थे? 5 घंटे और कितना? 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। तो दोस्तों ये 4 वर्ष में क्या कर लेता है? 24 घंटे पूरा कर लेता है। मान लो कि ये कितना लगभग 6 घंटे के बराबर है ना। तो एक साल के 6 घंटे, दूसरे साल के भी 6 घंटे, तीसरे साल के भी 6 घंटे, चौथे साल के भी 6 घंटे। तो दोस्तों 4 साल बाद ये कितने घंटे पूरे कर लेते हैं? 24 घंटे। और 24 घंटे का ही दोस्तों क्या होता है? एक दिन होता है। तो इसलिए दोस्तों प्रत्येक 4 वर्ष बाद, इसलिए दोस्तों प्रत्येक 4 वर्ष बाद क्या होता है? लीप वर्ष आता है। और उस लीप वर्ष में दोस्तों दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 होती है। और बात आती है कि उस दिन को हम कौन से महीने में गिनते हैं?
तो दोस्तों उस दिन को हम किस में, फरवरी में गिनते हैं। फरवरी उस समय कितने का हो जाता है, 29 दिन का हो जाता है। और सामान्य वर्ष में जो दोस्तों फरवरी का महीना होता है वो कितने, 28 दिन का होता है। तो दोस्तों मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आपको लीप वर्ष समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, विषुव किसे कहते हैं। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है और पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। और ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है। और सी है, सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर पड़ती है। और डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमें बताना है कि विषुव किसे कहते हैं। तो आइए इसे भी दोस्तों चित्र में समझ लेते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों सूर्य और ये हमारी पृथ्वी। दोस्तों जब सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है, विषुवत रेखा पर पड़ती है, भूमध्य रेखा पर पड़ती है, तो दोस्तों उसे ही क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। ऐसे स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि पृथ्वी पर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें होती है। उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या होता है दोस्तों, 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें होती है। और बात आती है कि ये ऐसा कब होता है, तो दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को दोस्तों क्या होती है, विषुव की स्थिति होती है कि 23 सितंबर और 21 मार्च को हमारी पृथ्वी पर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें होती है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का जो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर हो जाएगा कि सूर्य की किरणें सीधी विषुव रेखा पर पड़ती है और पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, उपसौर और अपसौर की स्थिति कब होती है। तो दोस्तों हमारे पृथ्वी पर उपसौर और अपसौर की स्थिति कब होती है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया गए हैं हमें 3 जनवरी और 4 जुलाई और 4 जुलाई और 3 जनवरी, 21 मार्च और 22 सितंबर और 21 जून। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको दो प्रकार से पूछा जा सकता है। या तो आपको उपसौर वाली स्थिति ही पूछी जा सकती है या आपको अपसौर वाली स्थिति पूछी जा सकती है। ठीक है, और मैंने इन दोनों प्रश्नों को जोड़कर एक कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम उपसौर और अपसौर को समझ लेते हैं कि उपसौर और अपसौर किसे कहते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। तो दोस्तों ये वाला हो जाएगा सूर्य और ये हमारी पृथ्वी है। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। और जब दोस्तों हमारी पृथ्वी सूर्य से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करती है तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दोस्तों दूरी है, दूरी भी परिवर्तित होती रहती है और स्थिति भी परिवर्तित होती रहती है। तो दोस्तों जब सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो उसे उपसौर कहते हैं। जब दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। और जब दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं। अब बात आती है कि उपसौर वाली स्थिति कब होती है। तो दोस्तों ये होती है 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को दोस्तों अपसौर वाली स्थिति होती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा ही नहीं उम्मीद भी कर रहा हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि उपसौर वाली स्थिति कब होती है तो दोस्तों 3 जनवरी, और अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि अपसौर वाली स्थिति कब होती है तो 4 जुलाई। तो उपसौर में दोस्तों क्या होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है और अपसौर में सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होती है। तो दोस्तों प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन या पृथ्वी पर दिन और रात। तो दोस्तों दिन और रात किस गति के कारण होती है, घूर्णन गति के कारण। और अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होती है तो दोस्तों वो होती है परिक्रमण
गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होती है दोस्तों, बड़ा और छोटा होना, और साथ में ऋतु परिवर्तन भी दोस्तों परिक्रमण गति के कारण ही होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर दोस्तों आप इस को और डिटेल में समझना चाहते हैं कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसमें इन बातों को बहुत डिटेल से समझाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योगों आदि का वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये एक तो प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है जो यहाँ पे पूछा गया है, और प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाए कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। तो मानचित्र कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। अब बात आती है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया मैं कि सड़क, वर्षा, वन, उद्योग आदि को वितरण को दर्शाने के लिए कौन से मानचित्र का प्रयोग करते हैं या कौन सा मानचित्र होता है। ठीक है, तो दोस्तों थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत हम किसका, सड़क, वर्षा, वन, उद्योगों का वितरण करते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र, दोस्तों उच्चावच मानचित्र को ही भौतिक मानचित्र कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है एक बार सीटेट में कि उच्चावच मानचित्र को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो भौतिक मानचित्र के नाम से। ठीक है, तो दोस्तों भौतिक मानचित्र में जैसे हम पर्वत, पहाड़ और महाद्वीप और महासागर, ठीक है, इनको हम किस में दर्शाते हैं, भौतिक मानचित्र में। और दोस्तों वहीं पे अगर हम बात करते हैं राजनीतिक मानचित्र में, तो दोस्तों राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत हम किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को और राष्ट्रीय सीमाओं को और राज्य के अंदर दोस्तों जनपदों की सीमाओं को और जनपदों के अंदर दोस्तों गाँवों की सीमाओं को अगर हमें दर्शाना हो तो हम राजनीति मानचित्र में दर्शाते हैं। और थीमेटिक मानचित्र में हमने देख ही लिया, समझ ही लिया कि सड़क, वर्षा, वन और उद्योगों आदि का वितरण दर्शाने के लिए हम थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 26। तो दोस्तों प्रश्न है प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं। हमें ऑप्शन दिया गया है 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को प्रधान बिंदु कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर बी है प्रतीकों को और खाका को और रेखा चित्र को। ठीक है, तो दोस्तों बात आती है कि प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगी 4 प्रमुख दिशाएं। ये कौन सी दिशा है दोस्तों, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम है और ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो दोस्तों पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं को मिलाने वाली जो दोस्तों ये बिंदु है, इसी बिंदु को दोस्तों क्या कहा जाता है, प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 28 है कि दिक्सूचक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। हमें ऑप्शन दिए गए हैं प्रतीकों को दिखाने के लिए, और बी है कि मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए, और सी है दूरी मापने के लिए, और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों प्रतीकों का दिक्सूचक का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए। तो दोस्तों ये दिक्सूचक है। ठीक है, तो दिक्सूचक एक क्या होता है, यंत्र होता है जिसमें दोस्तों उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा को दिखाया जाता है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ दिशा और साउथ दिशा को दिखाया जाता है, उत्तर और दक्षिण दिशा को दिखाया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर आपको मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। तो दोस्तों प्रश्न है पैमाना आवश्यक है। तो पैमाना किसके लिए आवश्यक है, मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हमारे पास पैमाना है, और पैमाना किसके लिए आवश्यक होता है दोस्तों, मानचित्र के लिए। जैसे हम यहाँ पे दिया गया है आपको कि
1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया गया है दोस्तों, 10 मीटर। तो पैमाना किसके लिए आवश्यक है दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कि पैमाना मानचित्र के लिए आवश्यक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीले रंग का इस्तेमाल इसे दिखाने में किया जाता है, जलाशयों को, पर्वतों को, मैदानों को और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आइए हम प्रतीक चिन्हों को समझ लेते हैं कि अगर हमें कच्ची सड़क को दिखाना है या रेलवे लाइन को दिखाना है या सीमाओं को दिखाना है या नदियों या कुओं को दिखाना है, ठीक है, तो उसके प्रतीक चिन्हों को समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगर हमें रेलवे लाइन को दिखाना है तो इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह से दिखाएंगे, और अगर हमें क्या दिखाना है दोस्तों, बड़ी लाइन को दिखाना है तो इस प्रकार से, और मीटर लाइन को दिखाना है तो इस प्रकार से, और अगर हमें रेलवे स्टेशन दिखाना होगा तो दोस्तों ये हो जाएगा उसका प्रतीक चिन्ह। और अगर हमें सड़कें दिखानी होगी तो दोस्तों पक्की सड़क को दर्शाने के लिए इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और कच्ची सड़क को दिखाने के लिए दोस्तों इस प्रकार के सड़क का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को हम इस प्रकार से दिखाते हैं, और राज्य सीमाओं को इस प्रकार से, और जिले की सीमाओं को इस प्रकार से दर्शाते हैं। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं नदियों को दिखाने के लिए हम इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और कुएं को दिखाने के लिए हम इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह का करते हैं, और तालाब को दिखाने के लिए दोस्तों हम इस प्रकार के, और वहीं पर नहर और पुल को दिखाने के लिए इस प्रकार का मंदिर और गिरजाघर और मस्जिद और छतरी, ठीक है। और वहीं पे दोस्तों ये आप सारे प्रतीक चिन्ह देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि नीले रंग का इस्तेमाल हम किसे दिखाने के लिए करते हैं, तो दोस्तों जलाशय के दिखाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों कल के लिए आपके लिए गृह कार्य है कि आप ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को पढ़ के आएंगे, और कल हम उससे क्या करने वाले हैं, क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 और 6 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।